चलो आज फिर से एक बार बेटे आराम से बता रही हूँ, अब ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? देखो, रेस्पिरेशन वर्ड जब भी हमारे माइंड में आता है तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी फूड मटेरियल गया है, जो एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, उसका यहाँ पे क्या होना है? ब्रेक डाउन होना है। ब्रेक डाउन इसलिए होना है क्योंकि फूड के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें प्रेजेंट है एनर्जी और उनके अंदर कॉम्प्लेक्स बॉन्ड है। ठीक है, तो कहते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल के अंदर होता है और उसमें जो भी फूड मटेरियल है जो सेल के पास पहुंचता है उसमें प्रेजेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है उनका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी उसमें जो प्रेजेंट होती है वो रिलीज होती है। पर ये पूरा प्रोसेस एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटे, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड और वेदर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट और एब्सेंट इन द सेल। ठीक है, क्या ऑक्सीजन जो है वो सेल को कितनी मिल रही है? क्या प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है या क्या पार्शियल ऑक्सीजन मिल रही है या फिर ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही? तीन कंडीशन हो सकती है, तो उस हिसाब से सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी वेरी करेगा। तो हमेशा याद रखिए कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो कौन से टाइप का रेस्पिरेशन है? एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन है और इसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा ये प्रोसेस। और ग्लूकोज जो है वो कैसा कंपाउंड है? तो आपको बताया था ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है और उसका ब्रेकडाउन होने के बाद काफी सारे स्टेप्स में ये ब्रेकडाउन होगा और लास्ट में एक 3 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? पायरुविक एसिड कहते हैं। ठीक है, या कई जगह पर बुक में लिखा हुआ है पायरुवेट भी। ओके बेटे, तो यहाँ पे मैंने कोई नई चीज नहीं लिखी, बस मैंने आपको ये बताया कि पहली बार जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था ना अर्थ पे, तो उस समय वो कहते हैं कि सबसे पहले जो सेल्स अर्थ की सरफेस पे देखे गए, क्योंकि अर्थ की सरफेस में उस समय एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस नहीं थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। तो इसका मतलब ये ऐसे सेल थे जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते थे। ठीक, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में इनके अंदर फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता था। इसका मतलब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते थे क्योंकि एनारोबिक कंडीशन ही थी। धीरे धीरे क्या हुआ? एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीडाइजिंग नेचर आने लग गया, ऑक्सीजन गैस आ गई। तो इसलिए पहले एनारोबिक कंडीशंस थी, बाद में कैसी कंडीशंस आ गई हैं? एरोबिक कंडीशंस आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पुराना जो प्रोसेस है उसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं और ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है। तो कहते हैं कि हमेशा ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ग्लूकोज जो है वो 100% अपनी एनर्जी नहीं दे पाता, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। और विदाउट ऑक्सीजन होता है और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये फ्लो चार्ट में बाद में लूंगी, ये फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा आपके माइंड में। पहले हम ये वाला फ्लो चार्ट समझेंगे जो इसके ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड है। इसको हमने सीधे सीधे लर्न कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फ्लो चार्ट है। देखो, सेल के अंदर कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के एंटर हुए हैं? ग्लूकोज इज अ हेक्सोज शुगर, so 6 carbon glucose it enters into the cell and after an interval this 6 carbon glucose it changes into glucose 6 phosphate and it is again a 6 carbon molecule. ओके बेटे, पर कहते हैं कि ये जो ग्लूकोज है जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे लग जाता है। ठीक, फिर देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फिर किस में कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और इसमें भी एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो जाता है। ठीक है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो अपनी एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और इस दौरान जो है कोई एटीपी यहाँ पर, ये तो एक एटीपी यहाँ पे यूज हो गया था तो ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया। पर जब इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा तो क्योंकि ये 6 कार्बन कंपाउंड है तो इसका ब्रेकडाउन होने के बाद हमारे पास 2 कंपाउंड आ जाएंगे 3-3 कार्बन वाले। ठीक है बेटे, दोनों ही एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, इसीलिए देखो यहाँ पे हमने ये वाला एरो लगाया तो उसका नाम है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा वाला है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों ही 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें से जो भी 3 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है उसने आगे जाकर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होना है। पर इस दौरान एक NaDH2 जो है वो बनता है यहाँ पे,
ठीक है, जहां पे एरो का मुंह होता है ना, वहां पे आपने याद रखना है कि वो चीज वहां पे बनती है, कंज्यूम नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी जो है एंटर हुए थे, इसका मतलब एटीपी उससे अगर बने हैं, इसका मतलब एटीपी कंज्यूम हुआ है। यहाँ एटीपी 2 कंज्यूम हुए हैं, पर यहाँ पे NADH2 जो है वो बने हैं, कंज्यूम नहीं हुए हैं। ठीक, अब देखो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और ये जल्दी ही 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है, जो अगेन एक 3 कार्बन कंपाउंड है, पर इस दौरान एक एटीपी जनरेट होता है। ठीक है, बनता है यहाँ पे एटीपी, कंज्यूम नहीं होता। फिर देखो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इस दौरान 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुआ है। फिर देखिए लास्ट में आपके पास आ गया 2 फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, और यहाँ अगेन एक एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट हुआ है, और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल लास्ट में पायरुविक एसिड या पायरुवेट के बन गए हैं, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो यही वाला फ्लो चार्ट जब आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लोग पढ़ते होते थे तो हर एक स्टेप के ऊपर एक एक एंजाइम इन्वॉल्व है। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना ना, यहाँ पे एंजाइम है, हर एक जगह पे एक एंजाइम है। ठीक है, उस टाइम पे वो एंजाइम्स भी होते थे साथ में, और क्योंकि आपके सिलेबस में वो एंजाइम नहीं है, तो बीएससी के अंदर जब फिर से आप ये फ्लो चार्ट पढ़ेंगे तो वो एंजाइम आपने वहां लर्न करने हैं, हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पर अगर आप कोई रेफरेंस बुक उठाते हैं उसमें एंजाइम्स भी दिए गए हैं, तो आपकी अपनी वो है कि आप कितने कर पाते हैं, थोड़े बहुत आप अगर माइंड में रख भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटे, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि भाई पूरे फ्लो चार्ट के अंदर एटीपी कितने बने हैं, ठीक है, तो आपने याद रखना है। देखो यहाँ पे पहले वाले स्टेप में और ये तीसरे वाले के अंदर मेरे पास एक एक एटीपी यहाँ पे लग गया है, मेरा यूज हो गया। ठीक है, फिर मैं NADP को 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, मैं सीधे यहाँ नीचे वाले पार्ट में आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखो जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनी थी, तो एक एटीपी मुझे फिर से वापस मिल गया था। लास्ट में देखिए जब 2 फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट से फिर से पायरुविक एसिड बनी है, तो फिर मुझे एक एटीपी मिल गया। तो अगर ऊपर मेरे 2 एटीपीज लगे हैं, तो मेरे 2 एटीपीज मेरे पास फिर से वापस आ गए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि नेट गेन कितना है ग्लाइकोलाइसिस का, तो इसका मतलब 2 एटीपीज। ठीक है बेटे, पर एटीपी के अलावा हमारे पास और भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब ये ट्रायोस जो फॉस्फेट से उससे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनी थी, तो मेरे पास एक NADH2 भी बन गया था। ठीक है, तो इस NADH2 जो है इसका मैं यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं करने वाली। ये NADH2 जो है ये आगे सीधा साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, ये जब मैं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी ना, फिर मैं आपको याद दिलाऊंगी कि वो NADH पीछे से आया हुआ है जो ग्लाइकोलाइसिस का था। ठीक, अब एक चीज सभी बच्चे याद रखेंगे, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम 4 चीजों के बारे में बार बार बात करने वाले हैं। एक तो एटीपी सभी बच्चों को पता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होते हैं। इसके अलावा NADH के बारे में हम बात करेंगे जो सेकेंड एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। तो कभी भी आपसे पूछा जाता है कि भाई एक NADH जो है वो हमें कितने एटीपीज देते हैं, तो सब बच्चों ने याद रखने हैं एक मॉलिक्यूल NADH का हमें 3 एटीपी देता है, 3 एटीपीज देता है। ठीक है बेटे, बेशक कहीं पे लिख लें इसको आप। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि FADH जो है, FADH जो तीसरे तरह का एनर्जी मॉलिक्यूल है, वो आपको कितने एटीपी देता है, तो आपने याद रखना है आपको 2 एटीपीज FADH से मिलते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास आ जाएगी GTP। ठीक है, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट कितने एटीपीज देता है आपको, 2 एटीपीज देता है। फिर से सुनेंगे सही बच्चे, NADH से हमें 3 एटीपी मिलते हैं, FADH से हमें 2 एटीपीज मिलते हैं, और GTP से हमें कितने एटीपीज मिलते हैं, 2 एटीपीज मिलते हैं। ठीक है, ये हम लास्ट में जब कैलकुलेशन करने वाले हैं ना, तब हम उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, बीच में कुछ मैंने ऐसे फ्लो चार्ट डाले हुए हैं, वो मैंने इसलिए डाले हैं कि ये प्रेजेंटेशन जब मैंने आपको बाद में भेजनी है, तो आप यहाँ से डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन कर लेंगे बड़े आराम से। देखो कितने सारे पॉइंट हैं, किसी को ढूंढना नहीं पड़ेंगे। मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगी जब हम क्रब साइकिल भी कर लेंगे। ठीक है बेटे, अब मैं बुक के अकॉर्डिंग अगले टॉपिक पे आ गई हूँ, जो है मेरा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज अनदर टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। यू हैव लर्नड इन 7th 8th क्लासेस। फर्मेंटेशन जो है वो यूनिसेलुलर फंगस यीस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें भी अगेन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का,
एनारोबिक कंडीशंस में होता है। और इसमें जो पायरुविक एसिड होती है, ठीक है, जो कहाँ से मिली है आपको, ग्लाइकोलिसिस से मिली है, वो पायरुविक एसिड जो है उसका फर्दर यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। और ब्रेकडाउन होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा अमाउंट में तो है नहीं, तो इसलिए वो कहते हैं कि पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। और हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलना चाहिए था, पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं मिलता, उसकी जगह पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ एक अल्कोहल मिल जाती है, एंड दैट अल्कोहल इज नोन एज इथेनॉल। ठीक है बेटे, फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH, इथेनॉल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल जिसे कहते हैं। फिर कहते हैं कि पूरा का पूरा जो ये प्रोसेस है, इसके अंदर पायरुविक एसिड इसमें कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। इसमें दो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंजाइम का नाम याद रखेंगे, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। अगर ये डी कार्बोक्सिलेज है, इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करवाने में हेल्पफुल है। अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज ऐसा एंजाइम है जो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से दो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होंगे, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। ये इस रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे। और कहते हैं कि इसी तरह की एक रिएक्शन जो है वो हमारे मसल्स में भी होती है, और इसी तरह की रिएक्शन जो बैक्टीरिया है उसके अंदर भी होती है, जिसमें एक बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरिया में एंजाइम होता है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, और क्या बनाता है उसके अंदर, लैक्टिक एसिड बनाता है। सिमिलरली हमारे मसल्स में भी जब सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिलता ऑक्सीजन का, तो आपके मसल्स जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और आपके मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है बेटे, आपको खलियां पड़ जाती हैं। आप कई बार कोई ऊंची जगह पे चढ़ाई करके आते हैं, जैसे माता वैष्णो देवी हम गए हैं, तो कुछ दिनों तक हमारे जो है, ठीक है, चढ़ाई करने की वजह से जो है क्रैम्प्स हो जाएंगे मसल्स में, धीरे धीरे अपने आप ठीक होते हैं। तो उस केस में हमें मस्कुलर एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ेगी, पर ऑक्सीजन हमें उतनी मिली नहीं, तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो हुआ, पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन तो हुआ, पर पार्शियल हुआ, तो इसलिए लैक्टिक एसिड बन गई। तो फर्मेंटेशन जो है इसमें या तो कोई अल्कोहल बन सकती है या फिर लैक्टिक एसिड बन जाती है। अगर लैक्टिक एसिड बनती है तो एंजाइम लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज है। अगर अल्कोहल बनती है तो दो एंजाइम है, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। ओके बेटे, अब इसके अलावा वो कहते हैं कि NaDH जो है उसका यहाँ पर जो है, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, वो फिर से रीऑक्सीडाइज होके यहाँ पे NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे आपको ये वाला फ्लो चार्ट अपनी बुक में भी नजर आ रहा है। ठीक है बेटे, देखो यहाँ पे ग्लूकोज जो है उसको इसने ग्लाइकोलिसिस का हाफ पाथवे यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास पायरुविक एसिड बनी थी ना ग्लाइकोलिसिस में। अब वो दो तरीके से उसका ब्रेकडाउन हुआ, या तो उसका ब्रेकडाउन होने के बाद इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, या फिर उसका ब्रेकडाउन होने के बाद लैक्टिक एसिड बन गई है। और इसमें एक चीज और हुई है कि NaDH2 जो था, ठीक है, वो फर्दर यहाँ पे रिड्यूस होके रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में था, उसका ऑक्सीडेशन हो गया और वो NAD+ में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि पूरा ओवरऑल फर्मेंटेशन जो है उस दौरान कितने ATPs बनते हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस की तरह फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है, इसलिए उसमें नेट गेन ATPs का सिर्फ 2 ATPs होते हैं। ठीक है, और ज्यादा ATPs हमें यहाँ पे नहीं मिलते। देखो यहाँ ऊपर वाली लाइन को ध्यान से देखिए कि ग्लूकोज में प्रेजेंट सिर्फ 7% एनर्जी, 7% से भी कम एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, और इस तरीके से ATPs का प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे बहुत कम होता है, लगभग 2 ATPs बनते हैं। ठीक है बेटे, ये मैं बाद में बताऊंगी, उससे पहले हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो देखो कहते हैं कि फिर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे सेल के अंदर मैक्सिमम एनर्जी उसको मिलती होगी, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और एनर्जी जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में स्टोर होती है वो सारी एनर्जी जो है वो यहाँ पे रिलीज हो जाती है, और उससे खूब सारे ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है बेटे, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उसके बाद बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिलेंगे, तो आपने याद रखना है कि जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होगा, तो हमेशा बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है वो यहाँ पे प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ATPs। तो वो मैं चैप्टर के शुरू में ही आपको बता चुकी हूँ कि हमें एरोबिक रेस्पिरेशन और क्रब साइकिल से 36 ATPs मिलते हैं ओवरऑल। ठीक है बेटे, तो इतने सारे ATPs हमें मिलते हैं। और हमेशा याद रखिए जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबक्शन होता है या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है,
तो हमेशा बनने वाले प्रोडक्ट CO2 और वाटर ही होते हैं और खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है जो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन सेल के पास प्रेजेंट है, तो इसीलिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का। अब आपसे बोला जाता है कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता कहाँ पर है, तो याद रखिए अच्छे से, एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमेशा हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं सेल का, क्योंकि इसमें खूब सारे एटीपीज प्रेजेंट हैं। अगर आपसे बोला जाता है कि एटीपीज बनते कैसे हैं, तो वो भी अब आपको मालूम है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ चुके हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है बेटा, सेम प्रोसेस केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का जैसे क्लोरोप्लास्ट में हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और उसमें जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, देखो क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन्स थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे प्रेजेंट थे, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस है, जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टा के बीच में जो खाली जगह है, वहां पे प्रोटॉन्स इकट्ठा होते हैं और उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इस बात का जवाब देती है कि कैसे यहाँ पे एटीपीज जनरेट होते हैं। फिर देखो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस हुआ था और क्या बना था, पायरुविक एसिड बनी थी। तो ये पायरुविक एसिड किसके अंदर पहुंच गई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच गई। और उसके बाद कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये पायरुवेट आ जाता है तो उसके बाद दो मेन इवेंट होते हैं यहाँ। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, कौन से हैं वो दो मेन इवेंट। नंबर 1, the complete oxidation of the pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atoms leaving 3 molecules of carbon dioxide। ठीक है बेटे, पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है और उसमें हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो कहते हैं कि पायरुवेट का यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है और उस कंप्लीट ऑक्सीडेशन के दौरान हाइड्रोजन एटम्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो 1 बाय 1 उसमें से रिमूव होते हैं और साथ में 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होते हैं। यानी कौन सी रिएक्शन होती है, डी कार्बो ऑक्सीलेशन होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम्स जो है वो हर एक स्टेप के अंदर हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होंगे और साथ में डी कार्बो ऑक्सीलेशन होगी, यानी 3 बार हाइड्रोजन गैस निकलेगी जब 3 प्रोडक्ट बनेंगे। वो जैसे मैं आपको क्रब साइकिल करवाऊंगी ना, आपको मैं कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है बताऊंगी कहाँ पे निकल रही है, देखो तीनों मॉलिक्यूल। फिर देखो द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद सिमुल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ इट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कहता है कि ऊपर वाले में हमने ये बोला कि हाइड्रोजन एटम्स निकलते हैं पायरुवेट में से। ठीक है बेटे, तो जब भी हाइड्रोजन अकेला निकलते हैं ना, तो आपको केमिस्ट्री टीचर ने बताया होगा वो हमेशा प्रोटॉन के फॉर्म में निकलता है और एटम के अंदर उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जितने प्रोटॉन निकलते हैं ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी साथ में निकलते हैं। तो कहते हैं कि जैसे जैसे प्रोटॉन निकले हैं स्टेप 1 में, उसके साथ ही उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिर आगे जाके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास पहुंचते हैं और उस दौरान भी एटीपीज की सिंथेसिस होती है। तो देखो ऊपर वाला जो प्रोसेस है जिसमें मैं आपको कह रही हूँ कि हाइड्रोजन स्टेप बाय स्टेप रिमूव होगा प्लस 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव होंगे, ये प्रोसेस जो है वो क्रब साइकिल कहलाता है। इट इज नोन एज क्रब साइकिल, दैट इज KREB क्रब। ठीक है, इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हैंस क्रब। और नीचे वाला जो प्रोसेस है जिसमें मैं आपको कह रही हूँ कि हाइड्रोजन जैसे निकलेंगे उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर ऑक्सीजन एटम रिसीव करेगा और उसके साथ एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होगी। इस नीचे वाले स्टेप को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। ओके बेटे, तो इस चैप्टर में हम दो बड़ी चीजें पढ़ने वाले हैं, एक हम क्रब साइकिल पढ़ने वाले हैं और एक हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो नीचे जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, वो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास जाएंगे और फिर एटीपीज बनेंगे। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लंबी चौड़ी चीज है। अब देखो वो कहते हैं कि पहला प्रोसेस जो है, द फर्स्ट प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया था, मैंने उसको क्रब साइकिल बोला था। तो इसका मतलब पहला इवेंट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पर कहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके मैट्रिक्स के अंदर होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ल्यूमन जो उसकी कैविटी है ना, उसमें जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसमें होना है ये वाला प्रोसेस जिसे क्रब साइकिल कहते हैं।
ठीक है। पर सेकंड प्रोसेस जिसको मैंने नाम दिया अभी अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, वो कहाँ पर होता है? इट हैपेंस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके बेटे, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? टेल मी, व्हाट इज द नेम गिवन टू इनर मेम्ब्रेन? हाँ जी, इतनी जल्दी भूल गए हैं? इट इज हाईली फोल्डेड, यस इट इज क्रिस्टे और क्रिस्टा। ऑलराइट, तो कहते हैं कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी और जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्रब साइकिल चलेगा। ओके बेटे, अब अगले पॉइंट पे आएंगे। देखो, पायरुवेट विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म। साइटोसोल वर्ड का मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। आफ्टर इट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, it undergoes oxidative decarboxylation by a complex set of reactions। ठीक है, अब वो कहता है कि पायरुविक एसिड या पायरुवेट आपके पास कहाँ से आया था? साइटोप्लाज्म में से आया था। और साइटोप्लाज्म से इसने किसमें एंटर किया? माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ जाके पहुंचा? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचा। ठीक है बेटे, अब पायरुवेट से सारी कहानी शुरू होनी है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो कहते हैं कि इस पायरुवेट का यहाँ पे क्या होना है? ऑक्सीडेशन होना है। पर ऑक्सीडेशन जो है उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का रिमूवल होना है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला है उसने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मींस रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बहुत सारे रिएक्शंस की फॉर्म में होगा और इसमें एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है जो काम करता है। ठीक है, पायरुवेट के ऑक्सीडेशन का एंजाइम का नाम है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस, ये आपने याद रखना है। तो कहते हैं द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, it requires the participation of several coenzyme। ठीक है बेटे, मेन एंजाइम बेशक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस है पर अकेला नहीं काम करता, उसको कई सारे कोएंजाइम्स की जरूरत पड़ती है और उसमें से दो खास हैं। ठीक है, याद रखिए कौन से? NAD+ एंड कोएंजाइम E। ए वर्ड का मतलब यहाँ पे एसिटाइल से है। ठीक है, आपको जब मैंने एंजाइम पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको लास्ट में एक टॉपिक पढ़ाया था प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला, अगर आपको याद है। एपोएंजाइम कोएंजाइम क्या होते हैं, जो मेन एंजाइम के साथ आके उसकी फंक्शनिंग जो है, उसकी एफिशिएंसी जो है बढ़ाते हैं, उसको कोएंजाइम कहते हैं। और कोएंजाइम कोई आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, और कोई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको वही बोल रही हूँ कि जो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस है उसने पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन तो करवाना है पर अकेले नहीं करवा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व है। तो इसलिए वो कई सारे कोएंजाइम की हेल्प लेता है और उसमें से दो खास होते हैं, NAD+ और कोएंजाइम E। ए वर्ड का मतलब यहाँ पे एसिटाइल है। ठीक है, एसिटाइल दैट इज आयंस ऑफ द एसिटिक एसिड। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि एसिटाइल जो है वो एसिटिक एसिड में से कैसे बनेगा? बताओ, एसिटाइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा? एसिटिक एसिड का चलिए बताइए, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं उसको, इथेनॉइक एसिड। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला बेटे? You have learned the chapter carbon and its compound and formula is there, acetic acid, CH3COOH। yes very good। ठीक है बेटे, CH3COOH का अगर मैं आयोनाइजेशन कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसका ब्रेक डाउन कर दूं तो उसके बाद देखो CH3COOH जो है वो एसिटिक एसिड है और जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो मेरे पास रिएक्शन हो जाएगी CH3COOH, इट गिव्स CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो H पॉजिटिव तो प्रोटॉन हो गया और जो मेरे पास CH3COO नेगेटिव आया है वो यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप। ठीक, तो यहाँ पे एसिटाइल आयंस यानी CH3COO नेगेटिव आयंस यहाँ पे कोएंजाइम का फंक्शन करती है। ओके बेटे, देखो ये रिएक्शन हमने अपनी बुक से उठाई है। हमारे पास पायरुविक एसिड है और उसके साथ कोएंजाइम ए है प्लस NAD+ है। ठीक, तो ये NAD+ in the presence of magnesium 2 positive, magnesium 2 positive here act as cofactors की तरह काम करते हैं। और कहता है कि उसके बाद हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एसिटाइल को ए आ जाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है और साथ में हमारे पास NADH+H+ आ जाता है। और इसमें एक मेन एंजाइम भी इन्वॉल्व है इस पूरी रिएक्शन में, उसका नाम आपको पता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके बेटे,
अब वो कहता है कि पूरी रिएक्शन को देखो, अपनी बुक में देखो, यहाँ पे तो ये जगह कम थी इसलिए ये टेढ़ी मेढ़ी ऐसे लिखी गई है, और अगर हम इसे सीधी लाइन में लिखें तो, और पूरी रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मेरे पास पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल आए थे ग्लाइकोलिसिस में, 2 आए थे ना लास्ट में, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब पूरी रिएक्शन में जो मुझे प्रोडक्ट मिले हैं वो सभी के आगे भी 2 2 लग जाएगा, और इसका मतलब मेरे पास NaDH यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ओके बेटे, तो ये NaDH जो है मेरे पास इस रिएक्शन के दौरान एरोबिक रेस्पिरेशन में मेरे पास NAD+ जो है, जो NaDH बना था ग्लाइकोलिसिस में, उसके ऑक्सीडेशन से ये NAD+ आया था। पर जब इसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो लास्ट में मेरे पास इससे कितने NaDH बन गए हैं, 2 NaDH बन गए हैं, क्योंकि पूरी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ तक याद रखेंगे कि मेरे पास अब लास्ट में कितने NaDH हैं, 2 NaDH है। ठीक है बेटे, ग्लाइकोलिसिस में मेरे पास ATP कितने थे, 2 ATP थे, और वो वाला NaDH मैंने आपको बोला था कि ये NaDH जो है, यहाँ पे हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे क्योंकि ये आगे माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। अब वही NaDH जो है उसका वहां पे जाके ऑक्सीडेशन हो गया था, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में काफी सारी ऑक्सीजन थी, और लास्ट में वो NAD+ बन के एंटर हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया में, और लेटर ऑन जब पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है इसने फंक्शन किया दूसरे कोएंजाइम्स के साथ मिलके, तो ये NAD+ जो है ये फिर से रिड्यूस होके NADH2 बन गया। पर कितने मॉलिक्यूल मुझे मिले हैं यहाँ पे NADH के, तो याद रखेंगे सभी बच्चे 2 मॉलिक्यूल्स मिले हैं, और अगर मुझे एक मॉलिक्यूल NADH का 3 ATPs देता है तो 2 मॉलिक्यूल्स NADH के मुझे कितने ATPs देते होंगे बेटे? हाँ जी, अगर एक NADH से मुझे 3 ATPs मिलते हैं तो 2 से कितने मिलेंगे बेटे? 6 मिलेंगे ना, 6 मिलेंगे। और देखो ATP मेरे पास पीछे ग्लाइकोलिसिस से भी कितने आए हुए हैं, 2 ATPs आए हुए हैं, और यहाँ पे मेरे पास कितने ATPs आ गए, 2 मॉलिक्यूल NADH से, तो मेरे पास यहाँ पे 6 ATPs आ गए, 6 + 2 कर दूं तो मेरे पास कितने ATPs आ गए, यहाँ तक 8 ATPs आ गए हैं। ठीक है बेटे, अब मैं आपको बोलती होती हूँ कि हमेशा रेस्पिरेशन में हमारे पास 38 ATPs होते हैं, तो इसका मतलब 38 में से 8 ATPs जो है उनका जो पता है वो मैंने लगा लिया कि यहाँ तक मेरे पास 8 ATPs आ गए, मुझे 30 ATPs और जुटाने हैं, तो वो मैं कहाँ से लूंगी, क्रब्स साइकिल से लूंगी। ठीक है, ये मैंने कुछ फ्लो चार्ट ऐड किए हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब मेरे पास 4 मिनट है तो मैं थोड़ा सा क्रब्स साइकिल बताती हूँ बस आपको। ठीक है, तो अब वो कहता है कि इस प्रोसेस के दौरान 2 NADH हमारे पास बन जाते हैं पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म के दौरान, और जो एसिटाइल कोएंजाइम है जो इस रिएक्शन में, पीछे वाले रिएक्शन में देखो यहाँ पे हमारे पास ये एसिटाइल कोएंजाइम बना था, जो कोएंजाइम A से ऑक्सीडाइज होकर ये बना था आपके पास। तो ये वाला जो कोएंजाइम होता है वो फिर एक साइकिल के अंदर एंटर होता है, एक साइक्लिक पाथवे के अंदर एंटर होता है, जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, या शॉर्ट में हम इसको कहते हैं TCA। ठीक है बेटे, इसका अनदर नेम है क्रब्स साइकिल। TCA साइकिल या क्रब्स साइकिल एक ही चीज है, और ये साइंटिस्ट हैंस क्रब के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था कि पूरी रिएक्शन में जब 2 मॉलिक्यूल NADH के बनते हैं तो उसके साथ साथ हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम आता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो किस में एंटर होता है, साइक्लिक पाथवे में एंटर होता है, जिसका नाम क्रब साइकिल है। ये साइंटिस्ट हैंस क्रब के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, इसलिए इसको क्रब साइकिल भी कहते हैं, TCA साइकिल भी कहते हैं। ओके बेटे, ये पुरानी रिएक्शन है, याद आ रही है कुछ, तुम्हारी पुरानी रिएक्शन है ये 10th क्लास वाली। देखो ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुवेट बना। अब पायरुवेट का 3 तरीके से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो सकता है, कितनी कितनी ऑक्सीजन है, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी है। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो मसल्स में रिएक्शन होती है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड काफी सारी एनर्जी निकलती है। ठीक है, पुरानी मेमोरीज तुम्हारी ताजा हो गई है। अब हम ये क्रब साइकिल नजर आ रहा है हमें। ठीक है बेटे, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं इसको, TCA साइकिल भी कहते हैं, क्रब साइकिल भी कहते हैं। तो देखो कितने तरह से क्वेश्चन बना सकती हूँ मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, कई बार मैं पूछ सकती हूँ TCA साइकिल बताओ जी, क्रब साइकिल बताओ, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल बताओ, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज है। तो यहाँ पे देखिए पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, कोएंजाइम A
पिछली रिएक्शन है वही रिपीट कर रही हूँ। कोएंजाइम ए के साथ उसने रिएक्शन की थी और Na+ था हमारे पास, Na+ ऑक्सीड रिड्यूस होके क्या बन गया था, यहाँ पे NaDH2 बन गया था। कितने मॉलिक्यूल्स NaDH के बने थे हमारे पास, वो भी आपको याद है, 2 मॉलिक्यूल्स बने थे। ठीक है बेटे, तो पहला स्टेप जब होता है, जब पायरुवेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारे पास, को ए जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है और Na+ NaDH2 बन जाता है। उस दौरान 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। तो मैंने आपको इवेंट 1 के अंदर ही बताया था 3 मॉलिक्यूल मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे मेरा 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। ठीक है, अब मेरे पास प्रोडक्ट आ गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसने आगे फर्दर पार्टिसिपेट करना है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है और ये आगे जो है ऑक्सीडाइज होके 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। और उस दौरान ये सिट्रिक एसिड जो जब बनती है उस दौरान कोई CO2 यहाँ पे नहीं निकलता। ठीक है बेटे, फिर जब ये सिट्रिक एसिड जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो अल्फा कीटो गुल्टारिक एसिड बनाता है तो एक CO2 मॉलिक्यूल भी निकल जाता है और साथ में एक NaDH2 मुझे यहाँ मिल जाता है। ठीक, मैं इसे फिर से लूंगी, मैं बस सिर्फ ऐसे ही पढ़ रही हूँ। अल्फा कीटो गुल्टारिक एसिड बन जाएगी तो अल्फा कीटो गुल्टारिक एसिड जब सक्सिनिक एसिड बनाएगी, अल्फा कीटो गुल्टारिक एसिड खुद 5 कार्बन कंपाउंड है, जब वो सक्सिनिक एसिड बनाएगी जो 4 कार्बन कंपाउंड है, तो देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड और निकल गई, एक NaDH2 मुझे मिल गया और एक मुझे GTP भी मिल गया। ठीक है, तो अब तक देखो 3 जगह कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, यहाँ निकल गई और यहाँ पे भी निकल गई, तीनों कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। मेरी फर्स्ट इवेंट मेरा कंप्लीट हो गया और NaDH2 मुझे कितने मिल गए, देखो एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया। ठीक है, तो 2 मेरे पास NaDH यहाँ पे आ गए हैं और एक मेरे पास GTP आ गया। अब सक्सिनिक एसिड जो है वो मालिक एसिड बनाएगी और एक FADH2 मुझे मिल जाएगा और मालिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगी और मुझे फिर से एक NaDH2 मिल जाएगा। यानी ओवरऑल साइकिल के अंदर मुझे कितने NaDH2 मिल गए हैं, 3 NaDH2 मिल गए हैं। ठीक है बेटे, और एक मुझे FADH मिला है, एक ही मुझे GTP मिला है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गई है। इतनी चीजें याद रहेंगे सभी बच्चों को? ठीक है, इतनी चीजें याद रहेंगी। अब ये वाली प्रेजेंटेशन आज आपको भेजी जाएगी, आपने इसको फिर से एक बार खुद पढ़ना है अपने आप और फिर आपको वो सारी चीजें याद आ जाएंगी जो मैंने आपको बोल के बताई है। ठीक है बेटे, इसको आज ही पढ़ लेंगे ताकि कल वाली जो आगे वाली डिफिकल्ट चीज है वो हमें कभी समझ आएगी अगर पिछला हमारे माइंड में होगा। ठीक, और सिलेबस आपने साथ साथ रिवाइज करते